नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 ईस्वी है, इंग्लिश में 1206 AD to 1526 AD. So now we will discuss the topic of Delhi Sultanate. So please concentrate on this topic. भारत में देखिए, हाँ एक बात और है कि दिल्ली सल्तनत की इस चर्चा से पहले हम दिल्ली सल्तनत के इस युग से पहले कुछ आवश्यक बातों की भी परिचर्चा यहां करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिचर्चा हमारी भारत में मुस्लिम आक्रमणों के साथ प्रारंभ होती है। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर किया गया। सिंध पर किया गया। यह एक अरेबियन अटैक था और इस अटैक को मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और भारत पे अगर प्रश्न कभी परीक्षा में आता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया, तो हमारा उत्तर होगा कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किया। तो ध्यान दीजिएगा, 712 ईस्वी में यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण था। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और उसने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब भारत में सिंध क्षेत्र पर इन अरबों का अधिकार हो गया तो उन्होंने यहां की जनता पर एक टैक्स वसूला जिसे हम जजिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बार जजिया कर कहां वसूला गया, तो सबसे पहली बार जजिया सिंध में वसूला गया। पहली बार भारत में जजिया कर सिंध में वसूला गया। अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार जजिया कहां वसूला गया, तो हमारा उत्तर होगा भारत में पहली बार जजिया सिंध में वसूला गया। और इसी सिंध में सबसे पहली बार इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया। तो भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रचार कहां हुआ, तो भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रचार सिंध में हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब सिंध के क्षेत्र पर इन मुस्लिम आक्रांताओं का अधिकार हो चुका था तो उन्होंने जो अपने साथ बड़े जखीरे में ऊंटों को लेकर आए थे। तो भारत, एक प्रश्न और भी बनता है कि भारत में ऊंटों का पालन पहली बार किस क्षेत्र में किया गया, तो ऊंटों का पालन भी भारत में सबसे पहली बार सिंध में हुआ। और दूसरा, खजूर की खेती भी भारत में पहली बार सिंध में ही की गई। तो भारत में ऊंटों का पालन भी पहली बार सिंध में हुआ। और जो हमारी खजूर की खेती भी है भारत में, वो भी पहली बार सिंध में हुई। तो भारत में खजूर की खेती भी या खजूर की खेती का प्रारंभ भी सिंध से ही हुआ।
तो देखिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। भारत में पहली बार जजिया कब वसूला गया? भारत में पहली बार जजिया सिंध क्षेत्र में वसूला गया। और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार पहली बार कब हुआ या कहां हुआ? तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार भी सबसे पहली बार सिंध क्षेत्र में ही हुआ। और इसी क्षेत्र में यानी सिंध क्षेत्र में ही भारत में पहली बार ऊंटों का पालन भी किया गया। और इसी सिंध क्षेत्र के अंतर्गत भारत में खजूर की खेती का भी प्रारंभ हुआ। तो देखिए कई प्रश्न हमारे सामने आए कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार सबसे पहले कहां हुआ? सिंध में हुआ। भारत में जजिया कहां वसूला गया? पहली बार सिंध में वसूला गया। भारत में ऊंटों का पालन सबसे पहली बार कहां किया गया? सिंध क्षेत्र में किया गया। और भारत में खजूर की खेती पहली बार कहां की गई? तो सिंध क्षेत्र से ही इस खेती का प्रारंभ होता है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व। इसके लंबे समय के बाद तक हमें कोई और दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण नहीं दिखाई देता है। छुटपुट झड़पें तो दिखाई देती हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण आक्रमण हमारे सामने नहीं आता है। और इसके बाद जो आक्रमण हमारे सामने आता है, जो मुस्लिम आक्रमण दिखाई देता है, वो महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी के द्वारा भारत में कितने बार आक्रमण किया गया? महमूद गजनवी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किया गया। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया। और उसके द्वारा भारत पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर था। तो महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर। ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी का भारत में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर था। जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर या सोमनाथ के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय उस क्षेत्र का शासक, सोमनाथ क्षेत्र का जो शासक है, वो भीमदेव फर्स्ट है। परीक्षा में यह भी प्रश्न कई बार बना है कि जिस समय महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय सोमनाथ क्षेत्र का शासक कौन था? तो उत्तर होगा भीमदेव फर्स्ट। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय उस क्षेत्र का शासक भीमदेव फर्स्ट था। कौन है? उत्तर होगा भीमदेव फर्स्ट। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ और यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। दरअसल सोमनाथ की लूट के बाद जब वह खजाने को ऊंटों और गाड़ियों में लाद कर वापस जा रहा था, तो मथुरा के जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उस खजाने का कुछ हिस्सा लूट लिया था। और आपको बता दें, उन्हीं को सबक सिखलाने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम आक्रमण किया और यह आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध है। तो
महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब है। तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध है। महमूद गजनवी जब भारत में आया था तो कुछ विद्वान भी उसके साथ भारत आए थे, और इन विद्वानों में जो प्रमुख विद्वान थे वो अलबरूनी थे, फिरदौसी थे और मसूदी थे। तो महमूद गजनवी के साथ भारत में जो विद्वान आए हैं उनकी चर्चा हम यहां करते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत में 3 प्रमुख विद्वान आए थे। नंबर 1 अलवरूनी, दूसरा नाम फिरदौसी का है, फिरदौसी, और तीसरा नाम मसूदी का है। अलबरूनी जिसने तहकीकाते हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ध्यान दीजिए। तो तहकीकाते हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है, तब भी उत्तर होगा अलबरूनी। अलबरूनी ने यह ग्रंथ लिखा था तहकीकाते हिंद, और फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। तो शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है? फिरदौसी। और मसूदी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिखी गई। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अलबरूनी ने तहकीकाते हिंद, या फिर जिसे हम किताबुल हिंद भी कहते हैं, नामक पुस्तक लिखी, जबकि फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। मसूदी के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिखी गई। तो देखिए, यहां पर हमारी चर्चा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों का आक्रमण है, और यह आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उसने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और सिंध क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद उसने सबसे पहली बार जजिया सिंध क्षेत्र में वसूल किया। उसने सिंध क्षेत्र में ही सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और जब सिंध में एक पूरी सत्ता की स्थापना हो गई थी, तो आपको बता दूं कि सिंध क्षेत्र में ही पहली बार खजूर की खेती की गई, और यहीं से ऊंटों का पालन भी प्रारंभ होता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में कोई महत्वपूर्ण आक्रमण हमें दिखाई नहीं देता है, और इसके लंबे समय के बाद एक महत्वपूर्ण आक्रमण महमूद गजनवी का दिखाई देता है, जो 1001 ईस्वी में किया गया था। उसने कुल मिलाकर भारत में 17 बार आक्रमण किया, और उसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण है वो 1027 ईस्वी में सबसे प्रमुख आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर है, और 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और भयंकर लूट की। उस समय उस क्षेत्र का शासक भीमदेव फर्स्ट था, और महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया गया। महमूद गजनवी के साथ भारत में जो आए विद्वान थे उनकी परिचर्चा भी हमने की। उनमें अलबरूनी का नाम आता है, जो तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद का लेखक है। दूसरा नाम फिरदौसी का आता है, जिसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी, और तीसरा नाम मसूदी का आता है, जिसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं लिखा। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों की, जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव डाली। तो आइए चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश का रहने वाला था। उसने भारत पर शुरुआती समय में कई आक्रमण किए, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। वह गुजरात के शासक के द्वारा भी पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय की भारत की अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन था,
जबकि कन्नौज में गौड़ वंश के अंतिम शासक जयचंद का शासन था और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों में नहीं बनती थी, दोनों में शत्रुता का भाव था। कारण यह था कि जयचंद की बेटी संयोगिता को सभा मंडप से पृथ्वीराज चौहान उठाकर ले गया था और इसी कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों में बहुत कड़वे रिश्ते बन चुके थे और ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। तो देखिए, गौरी के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर पे किसका शासन है? पृथ्वीराज चौहान का। तो यहां देखिए, समझेंगे, यहां गौरी के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली व अजमेर पर चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन था और कन्नौज पर गौड़ वंश के अंतिम शासक जयचंद का शासन था। और कन्नौज पर गौड़ वंश के अंतिम शासक जयचंद का शासन था। जैसा कि मैंने अपनी चर्चा की थी कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों में शत्रुता थी और यही कारण था कि इस शत्रुता के कारण ही जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आमंत्रित किया था। तो मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए गौड़ वंश के अंतिम शासक जयचंद के द्वारा आमंत्रित किया गया। मोहम्मद गौरी एक विशाल सेना लेके भारत में प्रवेश करता है और पंजाब के तराइन में अपना डेरा डाल देता है और इधर इस आक्रमण की सूचना पाते ही पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना के साथ तराइन के मैदान में उपस्थित होता है और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इतिहास का वो निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, वो एक भीषण युद्ध लड़ा जाता है जिसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को शिकस्त दी और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो ध्यान दीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान and Muhammad Gauri in 1191, and in this battle Prithviraj Chauhan
मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए शत्रु पर आक्रमण करना पृथ्वीराज चौहान ने श्रेयस्कर नहीं समझा, उसे जाने दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी खामोश नहीं बैठा, पूरे 1 साल तक युद्ध की तैयारी करता रहा और अगले ही साल एक विशाल सेना लेकर वो फिर से तराइन के मैदान में आ डटा और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया और उसे अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई और उसकी समाधि आज भी अफगानिस्तान में बनी हुई है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है किस हिंदू सम्राट की समाधि अफगानिस्तान में बनी है? उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान की। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई। तो परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है कि किस हिंदू सम्राट की समाधि अफगानिस्तान किस हिंदू सम्राट की समाधि अफगानिस्तान में बनी है? तो पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में बनी है। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में बनी। बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस हिंदू सम्राट की समाधि अफगानिस्तान में बनी है? तो पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में बनी हुई। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इस बार पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, बंदी बना लिया गया, अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई और उसकी समाधि आज भी अफगानिस्तान में बनी हुई। दिल्ली और अजमेर पर सत्ता स्थापित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना अगला ध्यान कन्नौज की ओर केंद्रित किया और उसने कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध एक बड़ी सेना तैयार की। और 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच इतिहास का एक भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसे चंद्रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो ध्यान रखिएगा, 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। जिसमें जयचंद पराजित हुआ। भारत के कई छोटे क्षेत्रों को विजित करने के बाद मोहम्मद गौरी 1198 ईस्वी में भारत से चला गया। 1198 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी भारत से चला गया और जब वह भारत से जो है अफगानिस्तान पहुंचा, गौर प्रदेश पहुंचा, तो 1206 में एक षड्यंत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई है? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान है, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और गौड़ वंश का अंतिम शासक कौन है? गौड़ वंश का अंतिम शासक जयचंद था। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने आमंत्रित किया। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध हुआ और ये चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद पराजित हुआ। और 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत से चला गया और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के साथ ही उसके जो गुलाम हैं वो स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की जिम्मेदारी गौरी के द्वारा उन्हें सौंपी गई थी, उन क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना उनके द्वारा की गई। चूंकि ये सत्ता मोहम्मद गौरी के गुलामों के द्वारा की गई थी, तो भारत में जिस गुलाम के द्वारा ये सत्ता की स्थापना की गई उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 में उसी गुलाम के द्वारा भारत में जो सत्ता स्थापित की गई उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिचर्चा को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक लगातार बने रहिए। धन्यवाद।